गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और आपको याद होगा कि हम हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमारे एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नाम था सॉल्यूशन यानी कि बिलियन आगे चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि लेक्चर नंबर 9 तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और लगभग ऑलमोस्ट हम चैप्टर को 90% तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक है वो हमारे जुड़ा हुआ है अणुसंख्य गुणधर्मों से यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ इसकी, अणुसंख्य गुणधर्मों के असामान्य मान। अणुसंख्या गुणधर्मों के असामान्य मान तथा असामान्य अणुभार। अब देखिए, ये जो हेडिंग है ये आपकी बहुत कुछ जुड़ी हुई है हमारे अणुसंख्या गुणधर्मों से। अब बात आती है कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या थे, किस प्रकार के थे। तो देखिए, अणुसंख्या गुणधर्म की आपको परिभाषा का थोड़ा सा रिपीटेशन में यहाँ पर देता हूँ कि जो हमारे अणुसंख्या गुणधर्म हैं वो किस तरह के थे। अणुसंख्या गुणधर्म जो हमारे थे वो थे हमारे, अगर बात की जाए तो हमने कहा बाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन हमने पढ़ा, हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, हिमांक में अवनमन पढ़ा और साथ में अंतिम हमने पढ़ा परासरण दाब। और बेसिक अगर अणुसंख्या गुणधर्म की बात की तो हमने कहा वे गुणधर्म जो निर्भर करते हैं अणुओं की संख्या पर, ना कि उनकी प्रकृति पर। इसका अर्थ सीधा सा था कि अगर मान लीजिए आप 100 अणु लेकर किसी प्रयोग को कर रहे हैं या किसी क्रिया को दोहरा रहे हैं तो वो अणुओं की संख्या है, ये बात नहीं निर्भर करती कि वो अणु NaCl के हैं, KCl के हैं, NaOH के हैं या फिर किसी अन्य रसायन के हैं। वहां इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है अणुसंख्या गुणधर्मों पर। अणुसंख्या गुणधर्मों पर फर्क पड़ता है केवल और केवल किसका? कणों की संख्या का। इसलिए आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था तो हमने वहां पर मोललिटी का इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था। ठीक है, तो अब बात आती है कि असामान्य गुणधर्म या असामान्य मान क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए, मैं दोनों चीजों की आपसे यहां बात करता हूं। असामान्य मान कब हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं। जैसे NaCl का जो हमने उपयोग किया, NaCl को जल में घोला तो हमने देखा कि NaCl कितने थे? 1। NaCl 1 दिख रहा है हमें, यानी कि अकेला है तो मैं कह सकता हूं ये कितने मोल हो गए? 1 मोल। ठीक है, NaCl का जब जल में मिलाया जाएगा तो ये वियोजित हो जाएगा, बनाएगा Na+ और Cl-। Na+Cl- में जब ये टूट जाता है तो आप देखते हैं कि एक NaCl से 2 आयन बन जाते हैं। तो 1 मोल तो Na+ का बनेगा और 1 मोल बन जाएगा Cl- का, यानी कि 1 मोल के मिलने पर या 1 मोल को हम डालते हैं तो 2 मोल में वो टूट जाता है। अब फर्क क्या है? फर्क है कि ये जो मान हम पढ़ते हैं ये हमने क्रिया के अनुसार देखा, समझा, इसे हम सैद्धांतिक मान बोल सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की चीजों को अणुसंख्या गुणधर्म इनके देखे गए तो अणुसंख्या गुणधर्म देखने में पता हमें चला कि संख्या बढ़ गई है और संख्या के बढ़ जाने के कारण अणुसंख्या गुणधर्मों में परिवर्तन आ गया, उनके मान बदल गए। तो ऐसे मानों को आप कहते हैं असामान्य मान। अब इनको मैं थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे विलायक जिनके अंदर आप अनअपघट्य विलेय पदार्थों को मिला दें। अनअपघट्य विलेय पदार्थ से मेरा मतलब क्या है? यानी कि जो अपघटित ना हो, यानी जिनका अपघटन ना हो, वो पदार्थ अगर आप किसी विलायक में मिला देते हो तो हमें जो प्राप्त गुणधर्म होते हैं वो हमें सामान्य प्राप्त होते हैं। साथ साथ उन्हीं मानों को हम सैद्धांतिक मान कहते हैं। सैद्धांतिक मान से मतलब है निश्चित मान से।
कि वो एक मान कैसा रहता है, निश्चित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसा अणुभार को भी आप सामान्य अणुभार कह देते हैं, उसमें कोई अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब किसी विलायक के अंदर आप वैद्युत अपघट्य को मिला देते हैं, यानी कि जिसका अपघटन हो जाए उसको मिला देते हैं, तो वहां पर दो प्रकार की क्रियाएं संभव हो सकती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं? एक हो सकता है वहां पर वियोजन, और दूसरा हो सकता है वहां पर संगुणन या संयोजन जिसे बोल सकते हैं आप। तो वहां पर दो चीजें संभावित हैं, वियोजन हो सकता है, संगुणन हो सकता है, यानी कि ऐसी अवस्था में वियोजन और संगुणन दोनों की संभावनाएं वहां पर आपके सामने उत्पन्न होती हैं। तो इन दोनों क्रियाओं के होने जाने के कारण या तो वियोजन होगा तो संख्या में बढ़ोतरी होगी, संगुणन होगा तो संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जो हमें अणुसंख्य गुणधर्म प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, असामान्य होंगे, यानी उनके मान बदल जाएंगे। उन्हें हम प्रेक्षित मान के नाम से भी पहचानते हैं, उन्हें हम प्रेक्षित मान बोलते हैं, प्रेक्षित अणुभार के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों के असामान्य और सामान्य मानों के बारे में। तो मैं थोड़ी सी परिभाषा यहां पर लिखता हूं। जब विलायक में वैद्युत अनपघट्य जब विलायक में विद्युत अनपघट्य पदार्थ जैसे सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज आदि पदार्थ मिला दिए जाएं, आदि पदार्थों को मिला दिया जाए आदि पदार्थ मिला दिए जाएं तो प्राप्त अणुसंख्य गुणधर्म सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म या तथा अणुभार सामान्य अणुभार या सैद्धांतिक अणुभार कहलाता है। देखिए, बात करें इसके बारे में, क्या है इसका मतलब हमारा कि जब किसी विलायक के अंदर आप विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दें, जैसे कि सुक्रोज लिया जाए C12H22O11 सुक्रोज लिया जाए, जब इसे जल में मिलाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा, ना तो इसका संगुणन होगा ना ही इसका वियोजन होगा, दोनों ही क्रियाएं इसकी नहीं होंगी। और ऐसी अवस्था के कारण ही यहां जो गुणधर्म प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, सामान्य, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे मानों को हम सैद्धांतिक मान बोलते हैं।
तथा अणुभारों को सामान्य अणुभार या सैद्धांतिक अणुभार के नाम से जानते हैं। आगे बात करें देखिए, लेकिन जब विलायक में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं या मिलाए जाते हैं तो उनका संगुणन या वियोजन हो जाता है। संगुणन या वियोजन हो जाता है, और संगुणन या वियोजन हो जाने के कारण जो हमारे गुणधर्म हैं उनके मानों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। अतः प्राप्त गुणधर्म असामान्य गुणधर्म कहलाते। इस प्रकार के जो गुणधर्म है उन्हें क्या कहेंगे, आप असामान्य गुणधर्म कहेंगे। तथा जो उनसे प्राप्त अणुभार होगा उस अणुभार को भी क्या कहेंगे हम, तथा प्राप्त अणुभार असामान्य या प्रेक्षित अणुभार कहलाता। इस अवस्था में जो प्राप्त अणुभार होगा उसे हम कौन सा अणुभार कहेंगे, सामान्य या असामान्य या प्रेक्षित अणुभार कहते हैं। मैं एक बार से आपको दोनों जो परिभाषा है ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी परिभाषाएं आपसे पूछा जा सकता है, असामान्य अणुभार क्या होते हैं, सामान्य अणुभार क्या होते हैं, या सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणुभार क्या होते हैं। तो देखिए मैं एक बार थोड़ा इनको वापस रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ एक चीज को। तो जब विलायक में वैद्युत अनपघट्य पदार्थ जैसे सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज आदि पदार्थ मिला दिए जाते हैं, इनको मिला दिया जाता है उसके अंदर। तो मिलाने पर होता क्या है कि इनका अपघटन नहीं होता, क्योंकि वैद्युत अनअपघट्य हैं, ये आयनित नहीं होते, ना ही ये संयोजित होते हैं, ये अलग अलग रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में प्राप्त जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो हमें बिल्कुल वैसा ही प्राप्त होगा जैसे सिद्धांतों के अनुसार बताया जाता है, जैसे उसके मान है उनके आधार पर कहा जाता है। लेकिन यदि विलायक में वैद्युत अपघट्य पदार्थ को मिला दिया जाए, जैसे कि NaCl, H2SO4 या फिर CH3COOH, ऐसे पदार्थ जब मिला दिए जाएं तो ये या तो संयोजित हो जाते हैं या ये वियोजित हो जाते हैं, यानी या तो इनका संगुणन हो जाएगा या इनका वियोजन हो जाएगा। तो संगुणन या वियोजन हो जाने के कारण इनके मानों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इनके मान बदल जाते हैं, क्योंकि जो इनके मान हैं उनमें या तो कमी आ जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि NaCl टूटने पर 1 से 2 में बदल जाता है तो मान बढ़ जाएगा, मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उस अवस्था में इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसे मोलर द्रव्यमान की, देखिए ये तो हमने बात की गुणधर्मों की। अगर हम बात करें मोलर द्रव्यमान, क्योंकि आपको याद होगा कि जहां भी हमने बात की है वहां मोललता के अंदर मोलर द्रव्यमान की बात की है। तो मोलर द्रव्यमान से मतलब हमारा क्या है, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में या तो कम प्राप्त होते हैं या अधिक प्राप्त होते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे हुआ समझिए।
जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि क्या संबंध है, देखिए यहाँ एक गुणांक आएगा जिसे वांट ऑफ वेक्टर कहते हैं, वो आएगा आपके आगे यहाँ पर। फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ पर बात करूँ तो हमने कहा कि H2SO4 है, जब इसका वियोजन होगा तो ये बनाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2, यानी कि यहाँ अगर कहेंगे तो आप कहेंगे कि एक ही H2SO4 का अणु है, यानी कि 1 मोल है। लेकिन यहाँ आप कहेंगे कितने मोल हो गए हैं टोटल 3 मोल हो गए। तो 3 मोल हो जाने पर अणु भार में भी अंतर प्राप्त होगा और जो गुणधर्म है उनमें भी अंतर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सबको ज्ञात करने के लिए एक गुणांक दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक। इसका नाम क्या है? वांट हाफ गुणांक है। अब उसकी हम चर्चा यहां पर करते हैं। तो बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक की। इसे वांट ऑफ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वांट ऑफ गुणांक क्या है? देखिए वांट ऑफ गुणांक जो होता है इसे I से प्रदर्शित किया जाता है और ये केवल अनुपात है। वो अनुपात किस किस के मध्य है? ये अनुपात है प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान के मध्य। यानी कि हम बोल दें कि इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? I से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और हम कह रहे हैं कि I बराबर क्या होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान, या मैं कहूं तो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटे आप लिख सकते हैं अणु संख्या गुणधर्म कौन सा? सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्मों का जो अनुपात है उसे वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है। अगर हम एक एक करके सारे जो हमारे अणु संख्या गुणधर्म उनको यहां पर जोड़ना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? हम लिखेंगे I बराबर RLBP। बच्चों याद आ रहा होगा RLBP का पूरा नाम क्या होता है? RLBP का पूरा नाम क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का प्रेक्षित मान बटे RLBP का सैद्धांतिक मान। यानी कि इन दोनों के मान आपको यहां पर लिखने पड़ते हैं। RLBP का प्रेक्षित भी लिखना है, सैद्धांतिक भी लिखना है। सैद्धांतिक हमने कहा जो इनिशियल होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ना तो आयन होना चाहिए ना संगम होना चाहिए, वो सैद्धांतिक मान है जिसका मान परिवर्तित ना हो। और प्रेक्षित मान यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि प्रयोग करने के बाद जो परीक्षण करने के बाद हमें प्राप्त होता है वो हमारा कौन सा मान है? प्रेक्षित मान। अगर हम कहें इसी प्रकार से तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान बटे क्वथनांक में उन्नयन का
सैद्धांतिक मान। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटे हिमांक में अवनमन का सैद्धांतिक मान। तो यानी कि लगभग वही बराबर है। देखिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते कि सबके किसके बराबर हैं, यानी आई होने पर केवल आप इनके प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान के मध्य का अनुपात यहां पर चेक करेंगे। साथ में एक और यहां पर लिख देता हूं मैं, परासरण दाब जिसे आप जानते हैं पाई से हम लिखते हैं, पाई का प्रेक्षित मान बटे पाई का सैद्धांतिक मान। ठीक है, अगर इन सबको देखा जाए तो हम किस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। देखिए आई की अगर बात की जाए तो हमने कहा आई इन सब के इस तरह के मानों के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि आई का मान जो होता है इनके अनुपातों के आधार पर देखा जाता है। तो यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक मोलों की संख्या और एक बात करेंगे अणुभार की। क्योंकि देखिए आप किसी भी मान की तुलना करें, यहां आप देखते हैं कि जब भी आपने इनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं या इनका जब डेरिवेशन किया था तो हमने वहां दो तरह के मानों की बात की थी। हमने बात की थी एक मोल की संख्या और साथ में बात की थी उसके अणुभार की, कि मोलों की संख्या और उसका अणुभार किस प्रकार से यहां पर संबंधित होता है। तो आपको याद होगा कि हमने वहां पर लिखा था एक सूत्र W1 बटे अगर मैं आपसे बात करूं W2 M1 गुणा M2 बटे W2 की बात हमने की थी वहां पर, और उसे 1000 से गुणा किया था RL BP को ज्ञात करते समय। तो आपको याद होगा कि W1 बटे W2 या M1 बटे M2 जो होती हैं ये द्रव्यमान है, ये सब क्या है हमारे वहां पर द्रव्यमान है। और ऐसी अवस्था में जब मूल द्रव्यमानों की बात होती है तो एक संबंध यहां से हमें याद रखना है, I इस समानुपाती होता है N के, यानी कि मोलों की संख्या के तो कैसा होता है ये समानुपाती होता है, जबकि अणुभार के ये कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता। ये हमें संबंध यहां पर याद रखना, लेकिन मोलों की संख्या के तो कैसा मिलेगा समानुपाती मिलेगा और अणुभार के कैसा मिलेगा ये व्युत्क्रमानुपाती मिलेगा। इसलिए जो आई के मान ज्ञात हम करते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई बराबर विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि मोलों के लिए तो ये जो हमने लिखा था बिल्कुल समान है क्योंकि हमने कहा I समानुपाती N, N मोलों की संख्या है, समानुपाती होता है, इसका मतलब प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात है वो बिल्कुल वही रहता है, उसमें कोई भी अंतर वहां पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमने कहा कि अणुभार जो है वो इसके कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि I का मान अगर बढ़ेगा तो अणुभार घटना चाहिए, I का मान घटेगा तो अणुभार में वृद्धि होनी चाहिए। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं I बराबर सैद्धांतिक अणुभार
बटे प्रेक्षित अणुभार। आपको ये बातें याद रखनी है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इन सब से अलग है, क्योंकि इन सब में हमने दो तरह की बातें की थी। हमने बात की थी यहाँ पर मोल की और साथ में उसके मोल द्रव्यमान की। तो जब भी मोल की बात करेंगे इन सब के लिए तो ये संबंध काम आएगा कि मोलों की संख्या में कोई अंतर नहीं हो पड़ रहा है, वहां पर वो क्या है, आई के बिल्कुल समानुपाती है। लेकिन सिद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान जो अणुभार के हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसका मतलब मान इसका बदल जाएगा। तो आई यहां पर होता है सिद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कई बार जब आपको अणुभार दे दिए जाते हैं और आपसे आई का मान पूछा जाता है तो हम वहां पर परेशानी में आ जाते हैं कि अणुभार का मान सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित होगा या प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होगा, हम गलती वहां पर कर जाते हैं। तो ऐसी होने वाली गलती से बचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसके आगे कि किस तरह से हम इसकी बात करेंगे। तो देखें आप, अब थोड़ी सी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहां लिखता हूं जो इस बात को प्रदर्शित करेंगे कि वियोजन होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संयोजन होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आई के मान में कैसे परिवर्तन आएगा। देखिए पहला आता है हमारा वियोजन पर, कि वियोजन होने पर कैसे मान बदलेगा। मैं आपको यहां लिखता हूं। देखिए हमने कहा NaCl ये वियोजित होकर बनाता है Na+Cl-। ठीक है, आपसे कहा ये बताया जाए कि बताएं आई का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे आई बराबर होता है प्रेक्षित बटे सिद्धांतिक। आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित बटे में सिद्धांतिक। ये होना चाहिए, सामान्य सी बात हमारे दिमाग में है। अब यहां आपने कहा NaCl का प्रेक्षित मान कितना है और सिद्धांतिक कितना है। तो हमने कहा सिद्धांतिक से मतलब है सिद्धांत से कि हमें को क्या दिख रहा है। तो हमने कहा सिद्धांतिक अनुसार तो हमें केवल एक ही NaCl दिख रहा है। हमने कहा सिद्धांतिक मान कितना हो गया, 1। लेकिन परीक्षण के बाद हमें पता लगा कि हमारे पास तो मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। एक Na+ आयन के मोल हैं और एक Cl- आयन के मोल हैं, यानी कि प्रेक्षित मान कितना है, 2। तो यहां उत्तर आता है आपके पास 2। तो आप कह सकते हैं कि I का मान जो है वो 1 से कैसा है, यहां पर अधिक प्राप्त हो रहा है। I का मान 1 से अधिक प्राप्त होगा, यानी कि जब वियोजन की क्रिया होगी तो वियोजन के लिए हमने कहा कि वियोजन हो या संगुणन हो हमें वैद्युत अपघट्य मिलाना होता है। और वैद्युत अपघट्य मिलाने पर या तो आई का मान बढ़ेगा या आई का मान घट जाएगा, एक नहीं होगा, समान नहीं होगा। तो वहां आपने कहा कि आई के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम बात करें संगुणन की। संगुणन पर क्या प्रभाव दिखाई देना चाहिए। जब हम संगुणन की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है एसिटिक अम्ल के 2 अणु हमको देखने को मिलते हैं। और जब एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं को हम जल में विलय कर देते हैं तो जल में विलय करने पर ये कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से इन दोनों बंधों को अगर हम अलग अलग कहें तो पहले कैसे थे ये अलग अलग, लेकिन जल में मिला देने पर इनके मध्य बन जाते हैं कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये हो जाते हैं संगुणित, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब आपने इस्तेमाल किया तो इसके कितने मोल उपस्थित थे, यहाँ पर 2 मोल उपस्थित थे। और यहां बनने के बाद यानी कि परीक्षण के बाद हमें पता लग रहा है कि एसिटिक अम्ल के केवल 1 ही मोल हमें प्राप्त हो रहा है।
तो ऐसी अवस्था में आपसे कहा जाए कि बताएं आई का मान क्या होना चाहिए, तो वही हम कहेंगे प्रेक्षित बटे में सिद्धांतिक। तो प्रेक्षित मान तो कितना है 1, सिद्धांतिक कितना है 2, तो उत्तर प्राप्त होता है 0.5। यानी यहां जो आई का मान है वो प्राप्त होता है 1 से छोटा, आई का मान 1 से छोटा प्राप्त हो। तो आपको दो बातें दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है कि वियोजन होने पर आई का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, संगुणन होने पर आई का मान 1 से कम प्राप्त होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेक्षित सिद्धांतिक मान की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वियोजन होने पर प्रेक्षित मान अधिक होगा और सिद्धांतिक मान कम होगा, लेकिन संगुणन होने पर प्रेक्षित मान का कम होगा और जो हमारा सिद्धांतिक मान है वो क्या हो जाएगा, अधिक प्राप्त हमें यहां से होगा। तो ये हमें यहां पर याद रखना है। और नंबर 3 जिसकी बात हम करते हैं, वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर, यानी कि क्या मिला दिया जाए, वैद्युत अनअपघट्य मिला दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैद्युत अनअपघट्य के मिलाने पर हमने कहा कि ना तो ये वियोजन करेगा ना ये संगुणन करेगा, दोनों ही क्रियाएं यहां पर संपन्न नहीं होगी। यानी कि अगर बात करें जिस तरह से ग्लूकोज की C6H12O6, आप जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र यही होता है और इसका कोई भी वियोजन नहीं होगा, ये ऐसे की ही ऐसे हमें वापस प्राप्त हो जाएगा, ना तो इसका कोई संयोजन होगा ना ही इसका कोई वियोजन होगा। यानी यहां पर प्रेक्षित और सिद्धांतिक मान कैसे रहेंगे, एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आई का मान है वो क्या प्राप्त होगा, 1। तो आप बोल सकते हैं कि आई का मान जो है उस आई के मान का 1 होने का मतलब है कि वो कैसा होगा, वैद्युत अनअपघट्य होगा। आई का मान 1 से कम प्राप्त हो रहा है तो संगुणन होगा और आई का मान 1 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो वियोजन होगा। तो ये तीनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं जहां आपको ये बताना होता है कि किस तरह से आप इनके मानों को हल करेंगे। ठीक है, और हमने कहा जो आई का मान आता है उस आई के मान के आधार पर ही जो हमारे अणुसंख्या गुणधर्म है उनके मानों में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है वो आप थोड़ा सा बताते हैं आपके लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं RLBP, तो RLBP को ज्ञात करने का जो हमारा सामान्य सूत्र था वो आपको याद होगा, डेल्टा P अपॉन बटे P0 हम हल करते हैं RLBP के लिए। हम कह रहे हैं RLBP बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P0 होता है। ये RLBP का मान है हमारे पास। तो हमने कहा ये क्या होता है भाई, डेल्टा P बटे P0। हम RLBP को सॉल्व करते हैं तो हमने कहा इस अवस्था में हम जब क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें इस RLBP को सॉल्व करते समय, क्योंकि RLBP को सूत्र के रूप में बोला जाए तो हम कहते हैं क्या, डेल्टा P बटे में P0। अब इससे अगर I के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो हम लिखेंगे यहां पर, पहले इसका सूत्र लिख लें तो हम कहते हैं W1 बटे M1 गुणा M2 बटे में W2। ये हमारा सूत्र होता है किसका, RLBP को हल करने का। W1 बटे M1 गुणा M2 बटे में W2। और आपने कहा I का मान बदल रहा है तो क्या अंतर आया, I का मान बदलने पर यहाँ क्या अंतर आएगा। तो हमने कहा I का मान जो होता है वो प्रेक्षित मूलों की संख्या और सैद्धांतिक मूलों की संख्या का कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी सैद्धांतिक मान और जो हमारे प्रेक्षित मान है अगर उनको हम देखें तो किस तरह का अंतर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो हम देखिए आपको दिख रहा है W1 बटे M1, यानी कि अणुभार है नीचे, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है बहुत अच्छा, मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो है हमारा स्मॉल n बटे में कैपिटल N। आपको याद हो स्मॉल n मोलों की संख्या है, कैपिटल N ये भी हमारी मोलों की संख्या है, लेकिन किसकी है,
एक विलेय की और एक विलायक की। ये याद होगा आपको इस तरह से। तो हमने वहां से इस तरह से इसको हल किया था। आपको याद होगा कि एक विलेय के मूल लिए, एक विलायक के मूल लिए। तो यहां पर I जो है वो इसके क्या हो जाएगा, केवल गुणा। इस सूत्र में आप I से गुणा कर देंगे तो I का मान जो भी आएगा वो इसके मान को परिवर्तित कर देगा। यानी अगर मान लीजिए 1 रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 से कम हो गया तो मान कम हो जाएगा, और 1 से अधिक हो गया तो मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की, और क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी आप जब सॉल्व करते हैं तो डेल्टा टी बी सॉल्व करते समय आपके पास सूत्र आता है के बी एम। के बी आप जानते हैं कि उन्नयन स्थिरांक होता है और मूलल उन्नयन स्थिरांक जिसे बोलते हैं, और एम होता है यहाँ पर मूललता। तो उस अवस्था में अगर हम कहें कि आई का क्या होगा तो इस केवल सूत्र में क्या ऐड कर देंगे आप, आई। यहाँ आई से गुणा कर देंगे तो इसके मान में जो कमी आएगी या वृद्धि होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है डेल्टा टी एफ, यानी कि हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसका सूत्र हम कहें तो वो सूत्र होता है के एफ एम। बहुत छोटा सा अंतर आप जानते हैं कि दोनों के सूत्रों में केवल एक बहुत छोटा सा अंतर था, वो बी और एफ का था, तो वहां आपको अंतर दिख जाता है। और हम कहें यहाँ पर आई के मान को आप ऐसे ही गुणा कर देंगे तो यहां से आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता हमारे परासरण दाब, यानी कि पाई का मान जिसे लिखते हैं आप सी आर टी। आई पाई को लिखते हैं आप सी आर टी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, केवल आई के मान को इसके साथ गुणा कर देंगे। तो ये 4 मान हैं जो आई के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं कि आई का मान कम है तो क्या अंतर आएगा, आई का मान अधिक है तो क्या अंतर यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं आई के मान से जब इनको गुणा कर दिया जाएगा तो उस अवस्था में इन सब के मान में परिवर्तन आ जाएगा। अब मैं छोटी सी बात आपको जहां मैं बता रहा था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में यहां भी आपके लिए कर देता हूं। मैंने कहा था कि आई का मान है वो n यानी कि मूलों की संख्या के समानुपाती होता है, जबकि अणुभार की कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होगा वो एक बार हम देखते हैं। हाँ, हमने कहा यहाँ अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैंने इसका सूत्र लिखा था अभी, स्मॉल n बटे में कैपिटल N, ये लिखा था आपको। इसका हमने सूत्र मैंने n बटे में n, हमने कहा मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। भाई मोल ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो मोल ज्ञात करने का बहुत आसान सा तरीका है। हम कहते हैं मूल जब भी ज्ञात करते हो आप भार बटे अणुभार देखकर हल इसको करते हैं। हमने कहा अगर मैं दोनों के लिए लिखूं इस प्रकार से, सूत्र को जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर W1 बटे M1, ये इसका भार बटे अणुभार हो गया। इसका लिखूंगा तो मैंने कहा भार बटे में अणुभार, यानी ये वाली कंडीशन हो गई। तो एक दूसरे में उल्टे के ऊपर की ओर यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं, तो हमने कहा ये भी मोल है और वो भी मोल ही है। तो ऐसी अवस्था में जो मोल है उसके का आई क्या है, समानुपाती हो जाता है। यहां आप कहें तो देखिए के भी तो अपने स्थान पर रहेगा, एम होता है मोललता, और मोललता का मतलब होता है हमारा दिए गए मोल बटे में अणुभार। इस तरह से हम उसे हल करते हैं, यानी कि मोललता को ज्ञात करते हैं। और मोललता को ज्ञात करते समय के भी बटे में एम की, यानी कि आप देख सकते हैं कि संबंध अगर ज्ञात किया जाए तो आई और एन के बीच का जो संबंध है वो संबंध हमें कैसा दिख रहा है, समानुपाती का दिख रहा है। और आई और एम के बीच का जो संबंध दिख रहा है वो हमें दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो आई बराबर के बटे एफ, सॉरी के एफ एम है, ये बिल्कुल समान है। एम का मतलब यानी वही मोललता है, तो वही संबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि आई जो है वो एन के समानुपाती है और एम के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ICRT सूत्र आपको याद होगा कि C बराबर होता है n बटे में b। C को हम क्या लिखते हैं, n बटे में b लिखते हैं। तो n के समानुपाती है और b यानी कि जो हमारा आयतन है उसके कैसा होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका क्वांटम गुणांक का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं।
और वहाँ आपको इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको आई का मान बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। साथ में आई का मान अगर आपको आता है तो हमें सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणुभारों को किस प्रकार से ज्ञात करना है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, भी है, जरूरी चीजें हैं। देखिए इसके दो चीजें और आपके न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई आती हैं, वो हमारी आती है, जैसे हम बोले तो संयोजन की मात्रा को कैसे ज्ञात किया जाता है या वियोजन की मात्रा को कैसे यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूं तो देखिए बांटाप गुणांक व वियोजन की मात्रा को अगर संबंधित किया जाए तो वियोजन की मात्रा क्या होती है, पहली बात तो ये हमें समझने की है कि वियोजन की मात्रा कैसी होती है। तो देखिए आपको याद होगा कि जब हमने आयनिक साम्य टॉपिक पढ़ा था तो आयनिक साम्य के टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा था कि वियोजन की मात्रा को ज्ञात करते समय हम एक छोटी चीज को याद रखते हैं वहां पर कि जब भी वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है तो उस अवस्था में देखा जाता है कि वियोजित होने के बाद एक अणु कितने अणुओं में परिवर्तित हो रहा है, कितने अणुओं में टूट रहा है, उसकी प्रतिशत मात्रा को हम ज्ञात कर रहे थे। यानी कि हम वियोजन की मात्रा अगर अल्फा जैसे हम बोलते हैं, अगर उसको सूत्रों को हम दिमाग पर लाएं तो हम कहते हैं कि कुल वियोजित अणु या कुल वियोजित अणुओं के मोलों की संख्या बटे कुल मोल की संख्या, उससे हम निकालते हैं क्या वियोजित वियोजन की मात्रा उस आधार पर ज्ञात यहाँ पर कर लेते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ टॉपिक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ उसको। वांट हाफ गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। वांटाप गुणांक में वियोजन की मात्रा में संबंध कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो देखिए आपको एक चीज बताई जाए, कोई ए अणु है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है और बी में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने कहा इनके ज्ञात किए जाए तो हमने कहा प्रारंभिक अवस्था में मोल। प्रारंभिक अवस्था में मोल कैसे ज्ञात किए जाएंगे? आपने कहा प्रारंभिक अवस्था में क्रिया कारक तो होता है, उत्पाद होता ही नहीं है, तो आपने कहा 1 और 0, ठीक है। फिर आपने कहा कि वियोजन के बाद, जब वियोजन हो जाए तो वियोजन के बाद मोल कितने होने चाहिए? तो आपने कहा वियोजन के बाद यहां से 1 माइनस अल्फा, अल्फा जो होता है वियोजन की मात्रा है, तो अल्फा हिस्सा इसमें से कम हो जाता है, घट जाता है, बनेगा कितना? n अल्फा यहां से बन जाता है। तो वियोजन की मात्रा में परिवर्तन क्या आता है कि 1 में से अल्फा हिस्सा घटेगा और बन कितना जाएगा? n अल्फा बन जाएगा। तो आप कहें अवस्था में कुल मोल गिने जाएंगे, कुल मोल कितने हैं? तो हमने कहा कि दोनों मोलों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये साम्यावस्था की स्थिति है। तो उस अवस्था में हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इन दोनों को जोड़ें। देखिए हम इसको परिवर्तित कैसे ले सकते हैं? 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें दोनों को जोड़ने की तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ से अगर अल्फा कॉमन ले लिया जाए तो किस तरह से मान आपको मिलेगा? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है कुल मूलों की संख्या। तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 का मान यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। अब अगर हमें यहाँ से अल्फा का मान ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अल्फा बराबर, अल्फा आप क्या लिखेंगे इसे? ये क्योंकि ये आई का मान हमें यहाँ से अब ज्ञात करना है। मैं अगर कहूँ कि इसमें से आई का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो कुल मूल हमने ज्ञात कर लिए। हम कहेंगे आई बराबर प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल। तो प्रेक्षित मोल बटे क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक मोल हो जाएगा। और प्रेक्षित मोल आपको भी जो हमने प्राप्त किए हैं कुल मोलों की संख्या वो दिख ही रही है। तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 है। सैद्धांतिक मोल हमने कहा कुल हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, तो बटे में 1 लिखकर इसे हल करें तो आई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से आई माइनस 1, या मैं कहूँ तो इसमें अल्फा का मान अगर ज्ञात करना चाहे तो आप लिखेंगे आई माइनस 1 बटे में n माइनस 1। तो यहाँ से वियोजन की मात्रा के लिए आप सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो
बेटा देखिए आज जो हमने आज पढ़ा वो है हमारा वांटअप गुणांक व वियोजन की मात्रा के मध्य का संबंध है, और वियोजन की मात्रा हमने पढ़ ली है। और हमारे अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम इसी से जुड़ा एक और टॉपिक लाएंगे, वो होगा हमारा संगुणन की मात्रा का संबंध, क्योंकि ये दोनों टॉपिकों से जुड़े न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं और काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और हम जानते हैं कि 2 नंबर का हमारा जो न्यूमेरिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें इन टॉपिकों को ज्यादा फोकस से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक को लेकर तैयार रहेंगे, और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू।